हम लोग सबकी मेंटालिटी ये है कि सीनियर पोजीशंस पे जीसी के लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जीसी कहाँ से निकलते हैं? ज़्यादातर मिडिल क्लास, जहाँ पर एजुकेशन इज़ प्रायोरिटी, ठीक है, थोड़ा बहुत समृद्ध परिवार है एंड एजुकेशन ज़्यादा है, तो द प्रिजम्पशन इज़ कि जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए वो सीनियर पोजीशंस में पहुंच रहे हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये हर राज्य में नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, आंध्रा पे देखेंगे, मैं उसी के आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि विरोध नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ में नहीं के बराबर है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं के बराबर। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने की वजह कुछ और भी, एक और भी है। बट ट्राइबल्स तो मिजोरम में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर राज्य में उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन मिजोरम जैसे राज्यों में विरोध ना होने की वजह है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये विरोध हुआ और सरकार को ये विरोध समझ में आया, तो इसमें एक लाइन ऐड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ ये ऐड किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रेगुलेशंस बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी को खारिज कर देते हैं। और वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में है, वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है, वो कैसे कर सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं, शोर नहीं मचाया, सवाल नहीं उठा। हम पार्लियामेंट में रिजर्वेशन जब देते हैं महिलाओं को, तब भी लिखते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतनी सीट दी जाएंगी। उसमें कहाँ लिखते हैं कि पुरुषों को भी सीटें दी जाएंगी? हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष तो आ ही जाएंगे। हमने जब SC/ST रिजर्वेशन दिया था कहीं भी, उसमें ये लिखा था कि इनको इतने % सीट्स मिलेंगी। ये नहीं लिखा था कि जनरल को भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रिज्यूम करते हैं कि वो तो होंगे ही। यहाँ प्रिजम्पशन हो गई। लेकिन अगर इस प्रिजम्पशन से कोई ऐसा खतरा है क्योंकि ये भारत के हर कॉलेज पे अप्लाई होने वाला है, कुछ स्टेट्स में सच में ऐसा हो सकता है। मैं कल रात को सोच रहा था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो मैंने पाया कि हाँ, हो सकती है। तो इन पॉसिबिलिटीज से अगर भय समाज के एक हिस्से को है और ऐसी पॉसिबिलिटीज हम सोच पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो वो भी समझेगा इस बात को। तो इसमें एक लाइन जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है कि वाइल मेंटेनिंग और while ensuring the representation of these communities, also we will also make sure that the other communities are also taken care of. जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इस तहत रैम्पेंट है सारे इंस्टीट्यूशंस में, कि जैसे 423 OBC प्रोफेसर पोस्ट, ओनली 84 गॉट फिल्ड आउट ऑफ दैट। तो उसका मतलब है 80% वैकेंसीज खाली गई। जो SC/ST है 83% प्रोफेसर पोस्ट खाली गई फॉर दैट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वेकेंट हैं। अब इसमें ये जो डेटा बाहर निकल रहे हैं, तो इफ़ यू कैन, एंड ऑल्सो इट सेज दैट 13,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम SC/ST कैटेगरीज ड्रॉप आउट है। इस पर डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये ड्रॉप आउट क्यों हुआ। क्या ड्रॉप आउट ऑफ द SC/ST कैंडिडेट्स इसलिए होता है क्योंकि दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, और दे डोंट फेस, इट कुड बी आर्थिक समस्या है इसलिए वो दे ड्रॉप आउट है, या फिर नौकरियां मिल गई, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू। देयर कैन बी मेनी रीजंस कि क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है। लेकिन जो वैकेंसी वाली बात है, इस पर मुझे बताइए कि अगर सीट्स वैकेंट है, 80% वैकेंसीज हैं, भरी नहीं गई हैं क्योंकि इतने प्रोफेसर्स आए नहीं, तो क्या वो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन हो जाते हैं? क्या वो उनसे भर देते हैं? इसमें इज देयर करप्शन कि जान के वैकेंट छोड़ दिया, लिया नहीं, नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट या नॉट फिट फॉर द पोस्ट कह दिया और जनरल कैटेगरी को ले लिया? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे भी होता है। जो नौकरियों का रिजर्वेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 के तहत आता है। 16(4) स्पेसिफिकली वो आर्टिकल है, और उसमें लंबी लड़ाइयाँ इस बात को लेकर हुई हैं। एक तो सीनियोरिटी को लेकर, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और एक इसी चीज़ को लेकर कि अगर वैकेंसी आपने निकाली और नहीं भरी या नहीं निकाली टाइम पे, तो अगले साल वो वैकेंसी जनरल हो जाएगी या कंटिन्यू करेगी। तो संविधान में एक टर्म है कैरी फॉरवर्ड, 16(4)(b) इफ आई एम राइट, उसमें इसका मेंशन साफ साफ किया हुआ है। और पहले ऐसा होता था कि अगर 3 साल तक वैकेंसी खाली रह जाए तो नॉट फाउंड सूटेबल NFS करके जनरल में कन्वर्ट करते थे, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। जो वर्तमान सरकार है, मेरे ख्याल से उसने ऐसा प्रोविज़न किया है कुछ साल पहले कि अब वो NFS नहीं होता है,
तो वो इसका वेकेंट मतलब ही है कि छोड़ा वेकेंट ही रहेगी। जब तक उस कैटेगरी से कोई व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वेकेंट रहेगी, उसी को मिलेगी। हालांकि ये ज़रूर है कि वेकेंट रखने में लंबा समय तो निकल ही जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? दोनों पक्षों की अपनी भी राय है। एक पक्ष की राय है कि प्रोफेसर बनाने के लिए जिस लेवल की इंटेलेक्चुअल डेप्थ हमें चाहिए वो नहीं मिलती हमें, कैसे हम नौकरी दें। दूसरे पक्ष का कहना है कि जज करने वाले अधिकांश या सभी व्यक्ति एक दूसरे समाज से आते हैं, दूसरे समुदाय से आते हैं। वो उन कंडीशंस को समझ ही नहीं पा रहे जहाँ से हम निकले हैं। हमारे मामले में मेरिट की परिभाषा वो नहीं होनी चाहिए जो मेरिट की परिभाषा उनके लिए होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है, सब्जेक्टिविटीज़ भी रहती है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा इशू है डिस्क्रिमिनेशन के डिबेट्स में। बहुत लोगों का मानना है कि इस ग्राउंड पे ऐसा होता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट में मैंने DU में पढ़ाया है कुछ समय तक और मैं उस प्रोसेस को समझता हूँ। बहुत दिक्कतें इस बात से हैं कि इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। हाँ, 5 लोग बैठते हैं इंटरव्यू उसमें बायस आ सकता है नहीं, मतलब अगर आप रियलिस्टिक बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग सारे सिलेक्शंस में बहुत हद तक बायस काम करता है। यूपीएससी में भी? यूपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस। ओके। क्योंकि वहाँ पहले से पता होता है कौन लोग बैठने वाले हैं। हाँ। यूपीएससी में आपको ये आइडिया नहीं होता कौन बैठेगा, और आइडिया हो तो भी मैं यूपीएससी मतलब इसलिए नहीं कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, जनरली मैं मानता हूँ कि यूपीएससी के लोग ट्रांसपेरेंट हैं, फेयर हैं। हाँ, लैंग्वेज को लेकर कुछ बायसेस मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इम्प्लिसिट हैं, इनहेरेंट हैं, जानबूझ के करते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं कभी कहूँगा। लेकिन हाँ, इंटरनली हो जाता है। वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते वो गाइडलाइंस यहाँ पर, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? मैं तो दूसरी बात अभी कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लेक्चरशिप में सिलेक्शन होता है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होता है। यूपीएससी में 2025 नंबर में से 1750 मेंस का है, लिखने का है। ओके ओके। इंटरव्यूज ओनली 275 मार्क्स। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू पे होता है? यस 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 यस। आई एम टॉकिंग अबाउट DU एंड इन मैनी इंस्टीट्यूशंस। कुछ राज्यों में क्या है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम लेता है, फिर इंटरव्यू होता है। In the colleges working with DU and in some other universities, it is purely based on the interview. Okay. अब आप सोचिए सिर्फ इंटरव्यू पे होना है, एक वैकेंसी है, 300-400 लोग हैं जो लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन लगभग जितने प्रोफेसर्स हैं उनके अपने स्टूडेंट्स वहाँ PhD कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। लॉबीज़ हैं, विचारधाराएं हैं, लेफ्ट के हैं कि राइट के हैं कि सेंटर के हैं कि अम्बेडकरवाद के हैं, वो सब पहले से फिक्स है। मेरिट के साथ जितना कंप्रोमाइज़ यूनिवर्सिटीज़ में होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत चिंताजनक है। मेरी एडवाइस, मतलब मेरी एडवाइस कोई क्यों मानेगा, लेकिन अगर कोई मानना चाहे, एकेडमिक इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू की वेटेज बहुत कम करने की ज़रूरत है, मे बी 10%, 15%, एंड 85% ऑफ इट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटन टेस्ट, objective type, multiple choice questions, not subjective. And if you can use AI आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जी बिल्कुल। हमने AI पे भी एक सिस्टम डेवलप किया है अपने दृष्टि में ही, जो आंसर शीट्स को चेक करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग से बेहतर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग से बेहतर वो आंसर शीट चेक करता है, और ऐसे सिस्टम कई लोग डेवलप कर रहे होंगे आजकल। मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर सरकार को ये कर देना चाहिए कि एग्जामिनेशन को जितना हो सके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, मशीन चेक करे। और मैं बहुत होशोहवास में कह रहा हूँ कि AI बेस्ड सिस्टम्स अगर ठीक से डेवलप किए गए हों, किसी भी प्रोफेसर से अच्छा चेक करते हैं। आई थिंक HR डिपार्टमेंट सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ज़्यादातर HR डिपार्टमेंट अब जो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है वो AI के जरिए होता है। हमने इस बार यूपीएससी में किया, पूरा मॉक इंटरव्यू AI से 2 इंटरव्यू सब बच्चों को दिए, फिर हमने लिया। और वो AI मॉडल हमने ट्रेन किया है जो एकदम यूपीएससी लेवल के सवाल पूछता है, जवाब आने पर उसके बेस पे नया सवाल पूछता है। हमने उसको कई हज़ार सवाल बता रखे हैं, उन सवालों के बेस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की बुक्स उसको पढ़ा रखी हैं। लार्ज लर्निंग मॉडल आपने डिजाइन किया? यस यस यस। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो उसमें दिस मॉडल इज टेकिंग टू इंटरव्यूज ऑफ एवरी कैंडिडेट हु तो इसमें बायस कम होता है, फिर ह्यूमन एलिमेंट कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ओके, थोड़ी बहुत तो शायद वो ट्रेनिंग के प्रोसेस में चली जाती है, लेकिन जनरली as compared to human beings, I would say if in human beings it is, let us assume 30-40%, in the AI model which we have developed, it should be not more than 1-2%. सर पर इसमें क्या है कि जो इस
इन गाइडलाइंस के जो समर्थक है वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट वाइवा इंटरव्यूज़, इट इज़ नॉट जस्ट वाइवा इवैल्यूएशन, आगे भी जाके होता है, इसीलिए ड्रॉप आउट है कि जब आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो रिसर्च गाइडेंस नहीं करते हैं। अगर जो द पर्सन हु सपोज टू गिव यू योर गाइड अगर वो किसी और कास्ट का है, अपर कास्ट का है, तो वो लोअर कास्ट कैंडिडेट को जान के वहाँ पे रोक देता है, गाइडेंस नहीं देता है। आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो डॉर्मेटरी में है, डॉर्मेटरी में आइसोलेशन होता है, स्टडी ग्रुप्स में आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लैब ग्रुप्स जब बनते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जब लैब ग्रुप्स बनते हैं तो लैब में आपको एंट्री नहीं देते हैं, या दे वोंट गिव यू, दे वोंट हेल्प यू। ऐसी छोटी छोटी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, हमको छोटी शायद इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़, लेकिन ये बढ़ती जाती हैं एंड एज यू ग्रो हायर फिर वो निकल जाते हो आप। ये ऊंची ऊंची संस्थाओं में, आईआईटी वगैरह में भी लोग कहते हैं कि ऐसे होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए ये गाइडलाइंस विल इट स्टॉप एट ऑल? एक तो देखते हैं कि ऐसा होता कितना है, फिर देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या कर पाएंगी। ऐसा होता है ये बात तो एविडेंट है। अब हम आंख बंद तो नहीं कर सकते, समाज में जो है सच वो तो मानना ही पड़ेगा। और संविधान में इतने प्रावधान किए गए इसीलिए किए गए कि संविधान बनाने वालों को रियलिटी पता थी कि समाज में ऐसा होता है। आप सोच के देखिए कि आज से 150 साल पहले करीब, या 250 साल पहले, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला देश का। जी, महाराष्ट्र। कितना विरोध उनका हुआ। जी। ज्योतिबा फुले के पेरेंट्स ने, फादर ने ही विरोध किया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तब जाके पहला स्कूल। और क्या क्या हुआ, गोबर फेंकते थे उनके ऊपर, पत्थर मारते थे, लेकिन किया। लड़कियां पढ़ सकती हैं, ये हमारे समाज ने 160-70 साल पहले पहली बार सोचा, इतने विरोध के बाद। डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत समय नहीं हुआ अभी, उनका जन्म लगभग तभी हुआ जब ज्योतिबा फुले अपने अंतिम दौर में थे। और अंबेडकर जी को जब स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, कोलंबिया पढ़ के आ गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गए, 1918 में जब बड़ौदा राज्य की नौकरी में आए, मतलब सिविल सर्वेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी थे बड़ौदा राज्य के वो, और उनको पूरे शहर में रहने कोई घर तक नहीं मिला। पारसी धर्मशाला में नकली नाम से, पारसी नाम से रहे, और जब लोगों को पता लगा उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। और वही डॉक्टर अंबेडकर इसलिए पढ़ पाए क्योंकि उनके फादर सूबेदार नायक थे सेना में, इसलिए पढ़ गए। और जब पढ़ने गए, उनकी छोटी सी आत्मकथा है, बहुत छोटी सी, अगर आप कोई पढ़ें, वेटिंग फॉर अ वीज़ा नाम है उसका, 6 ही चैप्टर्स हैं उसमें, छोटे छोटे। वो बता रहे पहले चैप्टर कि मैं जब स्कूल गया तो मैं अपनी क्लास में अकेला एससी बच्चा था, तो कुछ कंडीशंस में मुझे रखा गया स्कूल में, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे, वरना तो मैं जा ही नहीं सकता था। चप्पलों के पास में बैठता था जहाँ सबकी चप्पलें रखी होती थी। जब लंच करना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके लंच करता था, कोई और देख ना ले मुझे खाते हुए। मेरे लिए पानी की व्यवस्था अलग थी, अलग से घड़ा था, वहीं से पीना होता था। और अगर वो पियोन नहीं है, वो पियोन थोड़ा ऊपर से पानी डालता था ताकि टच ना हो जाए। उन्होंने लिखा है, नो पियोन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा मुझे पानी नहीं मिलता था। ये अम्बेडकर जी के बारे में कोई और नहीं लिख रहा है, वो खुद लिख रहे हैं, वेटिंग फॉर ए वीज़ा अपनी किताब में लिख रहे हैं। और ये किताब पब्लिश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ अम्बेडकर जी की बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे समाज में आज से मुश्किल से 100 साल पहले हो ही रहा था, उनके साथ हुआ। तो धीरे धीरे हमारे समाज में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को एजुकेशनल प्लेसेस में, स्पेसेस में एंट्री मिली है। ये हमें समझना चाहिए। आसान नहीं होता है, और ये बात भारत की नहीं है। अमेरिका में 1954 में वहाँ के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी इंटरप्रिटेशन चेंज करके ये कहा कि इक्वलिटी का मतलब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि अश्वेत और श्वेत बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा था कि इक्वलिटी का मतलब ये है कि ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, पर सेम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सिविल राइट्स मूवमेंट के समय अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज किया और कहा कि राइट जो इक्वलिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन, उससे सही मतलब ये है कि बच्चे न केवल पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। और जब एक साथ पढ़ने की बात हुई, आपको पता नहीं, अंदाजा है नहीं इस बात का, जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के स्कूल में गए, बसिंग एक व्यवस्था थी कि एक ही बस में बच्चे जाएंगे। शुरुआती समय में बच्चों को एक कार में लेके जाते थे, कार के आसपास वो लगे होते थे लोहे के, मतलब बंकर जैसा बनाते थे कि उसको लोग मार न दे पत्थरों से।
पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे होती तब वो बच्चे स्कूल पहुँचते थे। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, और मुश्किल से 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, और दुनिया में ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ ऐसा होता है, हर जगह होता है। तो धीरे धीरे अगर SC ST महिलाएं, विकलांग, OBCs के भी जो स्पेशली लोअर तबके हैं जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि बहुत इजी एक्सेप्टेंस तो नहीं होगा। अब ऐसा होता है सच में, या मेरी कपोल कल्पना है, या इन रेगुलेशंस के समर्थकों की कपोल कल्पनाएं हैं, इसका तरीका क्या है? कुछ रिपोर्ट देखनी पड़ेंगी। ऐसी 3 रिपोर्ट्स इस मामले में पिछले कुछ साल में आई हैं। एक रिपोर्ट थी, अन्वेशी नाम से रिपोर्ट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अबाउट 2002। एक रिपोर्ट इस पर बनी थी जो सुखदेव थोराट, आप जानती होंगे, जो UGC के चेयरमैन भी थे, JNU के VC भी रह चुके थे, और जो सोशल साइंटिफिक रिसर्च की जो कमेटी होती है उसके भी हेड रह चुके थे। उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अब देश के एलिट इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बायस को स्टडी करें। तो एम्स को उन्होंने स्टडी किया, 2007 की बात है। एम्स की स्टडी में, हालांकि कोई कह सकता है कि सुखदेव थोराट साहब तो खुद ही SC वर्ग से थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा, कहने में क्या जा रहा है, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट कहती है 84% ऑफ द SC ST स्टूडेंट्स इन एम्स कंप्लेन्ड अबाउट डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कुछ प्रूफ भी दिए कि उनको चुन चुन के 2 हॉस्टल्स के ऊपर के 2 फ्लोर्स पे रखा गया जहाँ जाना मुश्किल था थोड़ा सा, और जब स्टडीज़ देखी गई तो प्रपोर्शन में देखा गया कि उन 2 फ्लोर्स पे वो बच्चे सच में ज़्यादा हैं। घेटो बन जाता है, घेटोवाइजेशन हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में इसको। फिर ये भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जब इन बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं थी तो इन बच्चों ने कंप्लेंट की, पर इनको इंग्लिश में गाइडेंस मिली नहीं, जबकि ऐसे रूल्स बने हुए थे। ये थोराट कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ पूरी तरह से, और मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं ऑथेंटिक कर रहा हूँ ताकि कोई चेक करना चाहे चेक कर ले जी। फिर हम कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू में, वाइवा में ऐसा हो सकता है, लेकिन 2012 का एक केस अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मुंगेकर कमेटी का नाम कभी आप सर्च कीजिए, एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वर्धमान महावीर आजकल उसको बोलते हैं। 2012 में वहाँ पर एक कंप्लेंट आई कि जो SC ST बच्चे हैं उनको जानबूझ के एक पेपर फिजियोलॉजी में फेल किया गया है, रिटन टेस्ट में, नॉट इन द इंटरव्यू। कंप्लेंट हुई, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो एक कमेटी बनाई गई, मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी ने पूरा एविडेंसेस देखे, और ये साबित हुआ कि जब बच्चों ने कॉपी लिखी तो कॉपी के ऊपर कास्ट के हिसाब से टैगिंग की गई थी। ये मुंगेकर कमेटी की रिकमेंडेशंस बता रहा हूँ मैं आपको। उन बच्चों को चुन चुन के फेल किया गया। उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने उन सारे बच्चों को न केवल पास किया बल्कि 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया, और एट्रोसिटीज एक्ट लगाया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर चेक किए थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये 2012 की मुंगेकर समिति की फाइंडिंग्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में हर व्यक्ति ऐसा करता है। मैं जनरल से हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जनरल से हैं और बहुत सेंसिटिव हैं जी। उनको समझ में आता है कि भाई जो लोग, भाई मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरी बैकग्राउंड की है। मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। पर मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो पिछड़े समाज से थे, जाति से या धर्म से हो सकता है या गरीबी से हो सकता है, नहीं सुविधाएं मिली, उतने वेल टू डू नहीं है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनके पास वैसी भाषा नहीं है जो मुझे बाई चांस मिल गई अपने परिवार से जी। उनके पास वैसी समझ या सोशल स्किल्स नहीं है जो मुझे इसलिए मिल गई कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छे पेरेंट्स के पास था। तो एक समझदार व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से है इनसेंसिटिव क्यों होगा बाकी वर्गों के प्रति? होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ को सही मान लेंगे। जो वैलिड है, जो आपके आर्गूमेंट्स पे सही उतरता है उसको ठीक मान लीजिए।